नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप अपनी बोर्ड की परीक्षा की तैयारी काफ़ी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। साथियों, आज के हम लोग इस वीडियो में कक्षा 12वीं रसायन विज्ञान के 10 सबसे महत्वपूर्ण चुनिंदे प्रश्नों का चर्चा करेंगे जो बार बार आपकी बोर्ड की परीक्षा में पूछे जाते हैं। साथियों, वीडियो के जितने भी प्रश्न लिए गए हैं वह ऐसे प्रश्न हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में बार बार पूछे जा चुके हैं तथा जो आप लोग 2025 में परीक्षा देने वाले हैं बिहार बोर्ड की, उसमें काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि यह प्रश्न आ सकता है। चलिए पहला प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है कि फैराडे के वैद्युत अपघटन के प्रथम नियम को लिखें। फैराडे के वैद्युत अपघटन के क्या लिखना है? प्रथम नियम को लिखना है। तो इसका लिखेंगे, देखिए 2014 में पूछा गया है, 2016 में, 2019 में और 2020 की बोर्ड परीक्षा में भी पूछा जा चुका है, इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है। देखिए बोला जा रहा है कि इस नियम के अनुसार किसी वैद्युत अपघटनीय विलयन के इलेक्ट्रोड पर प्राप्त होने वाली पदार्थ की मात्रा तथा उस सेल से प्रवाहित आवेश के समानुपाती होती है। यदि किसी वैद्युत अपघटनीय विलयन के इलेक्ट्रोड पर प्राप्त होने वाली पदार्थ की मात्रा W तथा उस सेल से प्रवाहित आवेश Q है तो W समानुपाती Q होता है और W बराबर Z इंटू क्यू भी, यानी कि जब समानुपाती का साइन हटेगा तो Z आ जाएगा और उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा Q, जहाँ पे Z का मतलब होता है वैद्युत रासायनिक तुल्यांक और Q यानी आवेश का फॉर्मूला होता है I इंटू टी, यानी कि विद्युत धारा I एम्पियर इंटू टी, मतलब समय कितना लग रहा है। इस प्रकार W बराबर Z इंटू आई इंटू टी होगा। Z इंटू आई इंटू टी कैसे हो रहा है? क्योंकि हम लोगों ने यहाँ समझा है कि Q बराबर आई इंटू टी है और यहाँ पे फॉर्मूला है W बराबर Z इंटू क्यू। तो Z इंटू क्यू को हम लोग आई इंटू टी भी लिख सकते हैं और बदले में यहाँ पे Z है तो Z इंटू आई इंटू टी और बराबर हो जाता है W बराबर ZI, जहाँ पे W बराबर इलेक्ट्रोड पर प्राप्त होने वाली पदार्थ की मात्रा, I बराबर सेल से प्रवाहित धारा तथा T बराबर समय है। चलिए अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न है, वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन के संबंध में राउल्ट का नियम लिखें। किसके संबंध में? वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन के संबंध में। साथियों, राउल्ट का नियम जो कि इस परिभाषा से थोड़ा अलग है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है, तो आप उसको भी देख लेंगे, नहीं तो हम इसके अगले वीडियो में राउल्ट के नियम के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन इस पर अभी राउल्ट का नियम ही है, लेकिन इसमें बोल जा रहा है कि वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन के संबंध में। तो लिखेंगे कि किसी तनु विलयन में वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन में उपस्थित विलय की मोल प्रभाज के क्या होता है? बराबर होता है, यानी P0 माइनस PS बाई P बराबर N बटे N प्लस कैपिटल N। चलिए अगला प्रश्न है कि मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है। देखिए 2014 में, 2016 में भी पूछा गया है कि मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है। तो लिखेंगे इसका आंसर कि जब इलेक्ट्रोड विभव को मानक स्थितियों, मतलब कुछ मानक स्थितियां होती हैं, जैसे कि सांद्रता को हम लोग 1 m में लिख सकते हैं, तापमान को 298 के यानी केल्विन में लिख सकते हैं और दाब को 1 ATM के रूप में, कुछ मानक स्थिति जैसे कि किलोमीटर में लिखते हैं। 5 किलोमीटर हमने चला, 6 किलोमीटर चला, इसी प्रकार कितना दाब लग रहा है तो 6 ATM लग रहा है, 1 ATM लग रहा है, इसमें अगर ज्ञात किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं और इसे E0 से सूचित किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि प्रबल एवं दुर्बल वैद्युत अपघट्य की व्याख्या उदाहरण सहित कीजिए। देखिए प्रबल वैद्युत अपघट्य किसे कहते हैं? वैसा वैद्युत अपघट्य पदार्थ जो पूर्णतः अपने घटक आयनों से अपघटित यानी आयनीकृत हो जाता है उन्हें प्रबल वैद्युत अपघट्य कहते हैं। जो होता है कि अपने खुद के आयनों से क्या हो जा रहा है? अपघटित हो जा रहा है, जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, NaCl सोडियम क्लोराइड, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल और NaOH सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, ये सभी प्रबल वैद्युत अपघट्य हैं। ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है। अब दुर्बल वैद्युत अपघट्य के बारे में चर्चा करते हैं। बोल रहा है कि वैसा वैद्युत अपघट्य पदार्थ जो पूर्णतः अपने जलीय विलयन में आयनीकृत अपघटित नहीं होते हैं उन्हें दुर्बल वैद्युत अपघट्य कहते हैं, लेकिन जो अपघटित ही ना हो उसे दुर्बल कहते हैं, जैसे CH3COH, HCN और NH4OH। अगला प्रश्न है
कि परासरणी दाब की परिभाषा दें, कि परासरणी दाब कहते किसे हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। बोल रहा है कि परासरण की क्रिया को रोकने के लिए जिस न्यूनतम दाब को बाहर से आरोपित किया जाता है उसे परासरण दाब कहते हैं। परासरण की क्रिया को रोकने के लिए जिस न्यूनतम दाब को बाहर से अगर आरोपित करते हैं तो उसे क्या बोला जाता है, परासरण दाब बोलते हैं, जिसे पाई से तथा पी से निरूपित करते हैं। अगला प्रश्न है कि किसी तरल में अवाष्पशील विलय मिला दिया जाए तो उसके वाष्प दाब में कमी आती है। क्यों? क्योंकि किसी तरल में अगर हम लोग अवाष्पशील विलय मिला देते हैं तो क्या होता है, तो उसके वाष्प दाब में कमी आती है, क्योंकि विलयन की सतह पर द्रव अणुओं की संख्या क्या हो जाती है, घट जाती है। चलिए अगला प्रश्न है 7वां कि अल्कोहल का जलीय विलयन विद्युत का कुचालक क्यों होता है। अल्कोहल का जो जलीय विलयन होता है वह विद्युत का कुचालक क्यों होता है। ठीक है, क्यों विद्युत उसमें नहीं प्रवेश कर पाता है अल्कोहल के जलीय विलयन में। देखिए बोल रहा है कि अल्कोहल में सहसंयोजी आबंध पाया जाता है। ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है कि अल्कोहल में कौन सा आबंध पाया जाता है, तो सहसंयोजी आबंध पाया जाता है, जिसके कारण जल में डालने पर कोई भी आयन नहीं होता है। ठीक है, इसमें जल में अगर डाल दे तो इसमें कोई भी आयन नहीं मिलता है, जिसके कारण अल्कोहल का जलीय विलयन विद्युत का कुचालक होता है, क्योंकि अल्कोहल में कोई आयन पाया ही नहीं जाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि अल्कोहल का जलीय विलयन विद्युत का कुचालक क्यों होता है। जो अल्कोहल का जलीय विलयन होता है वह विद्युत का कुचालक क्यों होता है, यह तो क्वेश्चन अभी हम लोगों ने चर्चा कर लिया था। ठीक है, इसको रिपीट हो गया है। तो क्योंकि अल्कोहल में क्या नहीं पाया जाता, आयन ही नहीं पाया जाता। अगला प्रश्न को देखते हैं कि अभिक्रिया का औसत वेग क्या है। तो निश्चित अंतराल के बाद सांद्रण में हुए परिवर्तन को अभिक्रिया का औसत वेग कहा जाता है, या एक समय में पदार्थ की सांद्रता में, एक समय में अगर पदार्थ की सांद्रता में जो भी परिवर्तन हो जाता है उसका अभिक्रिया का औसत वेग कहा जाता है, जैसे कि R/dA/dt। चलिए अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न इस वीडियो का कि हेनरी के नियम की सीमाएं लिखें। यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहले तो हेनरी का नियम किसे कहते हैं यह आता है, उसके बाद हेनरी के नियम की सीमाएं लिखें, जो कि 2009, 2011, 2017 तथा 2018 की बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो लिखेंगे कि यह नियम जो होता है वह तनु विलयन के लिए लागू होता है। ठीक है, और यदि गैस द्रव में अत्यधिक विलय हो तो इस नियम का पूर्ण पालन नहीं होता है, तथा दाब नियम और ताप उच्च होना चाहिए, और गैस और विलायक के साथ क्रिया करके कोई यौगिक नहीं बनाना चाहिए, तभी हेनरी के नियम की यही क्या हो जाती है, सीमाएं हो जाती हैं। चलिए आशा करता हूँ आपको यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में और भी बहुत ज़्यादा और सब्जेक्टिव तथा ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।